अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। एंड साथ साथ मैं ये भी बताती जाऊंगी आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पोर्शन में ये कौन से रीजनिंग क्वेश्चन हैं एंड व्हाट दोज आर द नॉन रीजनिंग वन। सो आपके लिए ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए और समझने में भी। सो बिफोर स्टार्टिंग द आंसर्स मैं आपको बता दूं कि मैंने टॉप पे ही टर्म होम्योस्टेसिस किसने दिया था वो लिख लिया है कि इनकेस अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं हो। और होम्योस्टेसिस की एक डेफिनेशन भी लिखी क्योंकि पास्ट पेपर में लॉन्ग के साथ और कभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के साथ भी पूछी गई है, तो आप याद कर लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। The physical integration of internal body environment is important for living organism। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग पार्ट का है और इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है कि होम्योस्टेसिस किस तरह इंश्योर करता है आपकी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी एनवायरनमेंट को बैलेंस और मेंटेन करने के लिए। ये तीन फंक्शंस पर इसका कंट्रोल होता है। नंबर 1 इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि आपके बॉडी इन्वायरमेंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी आपकी इसी फिनोमेना और इस मैकेनिज़्म की वजह से बैलेंस रहती है। वाइल इन एक्सक्रीशन में आपकी बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट एलिमिनेट हो जाता है। और थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है, इट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस आपका बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड या हॉट एनवायरनमेंट में बैलेंस करके रखता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट अपॉन ईच अदर। ये दोनों पे क्यों एक्ट कर रहे हैं, ये भी आपका क्वेश्चन रीजनिंग पार्ट का है। इसका मैं आंसर आपको दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। वैसे इसका इतना बड़ा आंसर लिखवाने की यही वजह है कि आपका जब एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं तो वो हर स्टूडेंट को पूरे पूरे मार्क्स नहीं देता। अगर आप ये सब भी एडिशनल लिख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि यही फ़र्क होता है कि जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं और जिनके कम आते हैं, क्योंकि उनके पेपर में कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ होती है जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर लेती है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ बाय एक्सप्लेनेशन के होम्योस्टेसिस में दो लूप्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव अगर मैं नॉर्मली इस क्वेश्चन से भी हट के आपको समझाऊँ तो नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज़्म में क्या होता है, एक बॉडी में एक बाहर से एक सडन चेंज आ जाते हैं बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में बाहर से। तो नेगेटिव फीडबैक में एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ होगा जो उस चेंज को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, यानी दबा लेगा बाय रिलीजिंग एनी हार्मोन और सम सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक इंसुलिन। इसकी मैंने एग्जांपल भी लिखी है। इंसुलिन जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तब ब्लड में निकलता है आपके। वाइल इन पॉजिटिव फीडबैक बहुत ही उल्टा काम हो रहा होता है, क्योंकि जब भी बॉडी में कोई बाहर से चेंज होता है पॉजिटिव फीडबैक एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ कर लेता है कि अगर बॉडी में कोई भी चेंज आ रहा हो ना तो वो चेंज फास्ट हो जाता है, इंटेंस बॉडी में मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। इसकी हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन तब रिलीज़ होता है जब बेबी की बर्थ होने वाली होती है, कंप्लीट हो जाता है, तो बॉडी से निकलने के लिए क्या नाम है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ताकि वो क्या नाम है मैकेनिज़्म फास्ट हो जाए। और एक ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे लैक्टेशन इज सेम एज ब्रेस्ट फीडिंग, उस टाइम पे निकलता है ताकि वो स्टिमुलस मिल जाए मेमोरी ग्लैंड को। थर्ड क्वेश्चन है हाउ ऑस्मो रेगुलेटर्स ओवरकम द ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास नॉन रीजनिंग का पोर्शन। हाउ एक्वाटिक ऑस्मो रेगुलेटर ओवरकम दी ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम। इसका आंसर यहीं से दो टाइप की हैबिटेट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में बताई गई हैं बुक में भी, एक फ्रेश वाटर फिशेस की और एक जो सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहती हैं उनकी। तो जो फ्रेश वाटर फिशेस का यही होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज़म की बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, तो उस वजह से उनमें एंडोस्मोसिस होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। फिर वो लोग क्या अडेप्टेशन करते हैं, देयरफॉर ऑस्मो रेगुलेटर मस्ट एलिमिनेट एक्सेस यूराइन बाय डाइल्यूट यूराइन, जिसमें वाटर डाइल्यूट होते हैं, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आप दूसरे पैरा में लिखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है, उसमें एक्सोस्मोसिस हो जाती है, इसलिए फिशेस को बाहर से वाटर लेना होता है और इन दोनों मैकेनिज़्म के लिए भी एनर्जी यूज़ होती है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट।
3 टाइप के मैकेनिज़्म होते हैं एनिमल्स में। किस टाइप के वो, मतलब अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। 3 मैंने मैकेनिज़्म लिखा है, मोनोटैलिज़म, यूरोटैलिज़म और यूरिकोटैलिज़म। अमोनोटैलिज़म में अमोनिया एक्सक्रीट होता है और इन ऑर्गेनिज़म को अमोनोटैलिक कहते हैं। वाइल इन यूरोटैलिज़म इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है और इन ऑर्गेनिज़म को यूरियोटैलिक कहते हैं। एंड इन यूरिकोटैलिज़म एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ यूरिक एसिड। इसमें जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनका नाम होता है यूरिकोटैलिक। और ये मैंने रीज़न भी लिख लिया है कि इनकी बॉडी से नाइट्रोजन एक्सक्रीशन यानी मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगा, इनमें क्या ये लोग एक्सक्रीट करेंगे। इनके एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, सोर्स में जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है वो ये बात बताता है। फिर स्टूडेंट साथ ही मैंने चार्ट छोटा सा बना ली है, आप ये भी बना लें तो ये भी आपके बेनिफिट में ही होगा। नहीं बनाना चाहे तो आपकी पूरी पूरी मर्ज़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। वाई इज़ द यूज़ ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज़्म इन किडनी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज़्म इन किडनी। ये भी एक नॉन रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक होते हैं काउंटर करंट वैसर एक्टा और एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर। वैसे रेक्टा मैं आपको लॉन्ग कराऊंगी तब बता दूंगी। और मल्टीप्लायर में ये होता है कि किडनी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जिसमें यूरिया भी एक रोल प्ले करता है, जनरेट करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। वो किडनी को अनेबल करता है कि वो जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ना, उनसे वाटर एब्जॉर्ब करके कंसनट्रेटेड यूराइन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। व्हाट इज़ द रोल ऑफ किडनी एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। इस आंसर में मैंने लिखा है कि किडनी के बहुत सारे एंडोक्राइन रोल होते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ किडनी 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है, रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट चैप्टर्स आने वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप रास सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरह किडनी रेनिन करती है और वो 2 हार्मोन्स होते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन को चेंज करके लंग्स में जाके आगे अपना सिस्टम करते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। बट अभी आप ये थोड़ा सा भी लिख लें आपके लिए काफ़ी होगा और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। एक रेनिन की हेल्प से, जो किडनी प्रोड्यूस करती है रेनिन, उसकी हेल्प से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है और एरिथ्रोपोइटिन की हेल्प से आरबीसीज प्रोड्यूस हो जाते हैं बोन मैरो में। क्वेश्चन 7 है हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड। ये बुक में नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है, लेकिन जो 2023 का मॉडल पेपर आया था, जब न्यू बुक आई थी, तो मॉडल पेपर में एज ए ये रीजनिंग क्वेश्चन आया था। और ये मैंने पेंसिल से, मैं आपको वर्बली भी बता दूँ, शायद ना दिखे आप लोगों को, कि वो क्वेश्चन इसी तरह वेजिटेबल्स के बारे में था कि वेजिटेबल एक्सेस यूज़ करने से कैसे किडनी स्टोन्स हो जाती है। तो मैंने उसी लाइन से इसका रीजनिंग पार्ट भी बना दिए। आप लिख सकते हैं द एक्सेस यूज़ ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स रिजल्ट्स इन द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीलेंट इन द बॉडी। फिर आप ये पैराग्राफ लिख लें कि कैल्शियम ज़्यादा होने से एक बीमारी हो जाती है हाइपर कैल्क्यूरिया, और ऑक्सीलेट की क्वांटिटी यूराइन में बढ़ने से हाइपर ऑक्सील्यूरिया हो सकता है। ये 2 कंडीशंस आ सकती हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा हो जाए यूराइन में, तो यूराइन या तो एसिडिक हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, या फिर बेसिक हो जाएगा, पीएच बहुत हाई चला जाएगा। फिर क्रिस्टल बनते हैं और वो उन क्रिस्टल से ही हमारी बॉडी में किडनी स्टोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इस पूरी प्रेजेंस जो होती है हमारी बॉडी में किडनीज की स्टोन की, उसको नेफ्रोलिथियासिस और यूरिथियासिस, नीचे मैंने टाइप्स इसलिए लिखी है क्योंकि इस इन बोर्ड के पेपर में नॉन रीजनिंग बहुत मुश्किल आता है, पोर्शन ऐसा आता है जो बिल्कुल आपके बुक के पीछे क्वेश्चन से 40 to 50% आता है, बाकी बहुत आउट आता है। तो इसलिए ये टाइप्स भी आप याद कर लें। लाइक कैल्शियम ऑक्सीलेट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल टू फॉर्म 80% ऑफ किडनी स्टोन्स। 5 to 10% लेस कॉमन टाइप की किडनी स्टोन कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं या फिर यूरिक एसिड से। कुछ बनते हैं अमोनियम फॉस्फेट से, मैग्नीशियम से। उन स्टोन्स को स्टोवाइड कहते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आप लिख लेंगे तो क्या नाम है, अगर कोई एमसीक्यू आया तो वो भी हो जाएगा। लास्ट टाइम एक आ चुका है, मैंने वो एमसीक्यूज इसी से याद किया था तो मेरा हो गया था, तो ये आ चुका है, आप देख लें। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन केस अगर आ गए नॉन रीजनिंग इससे, तो फिर अगर आपको याद होगा इंशाल्लाह आप कर लेंगे। क्वेश्चन 8 है व्हाट इज इम्पैक्ट ओवर ह्यूमन बॉडी इफ किडनी आर सडनली और ग्रेजुअली लॉस दी फिल्टरिंग एबिलिटी। ये भी एक नॉन रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर ये, अगर किडनी में अचानक से हो गया कि फ़िल्टरिंग एबिलिटी उसकी ख़राब हो जाती है, कुछ मसला आ जाती है, तो किडनी ना ब्लड को क्लीन कर पाएगी, इलेक्ट्रोलाइट के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे बॉडी में, आयन और सॉल्यूट को बैलेंस करने के, एक्स्ट्रा वाटर ब्लड से नहीं जाएगा
और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। मैंने आपको कहा था ना, किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है रेनिन, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। और आरबीसीज़ की प्रोडक्शन जो एरिथ्रोपोइटिन करते हैं उसमें भी इफेक्ट आएगा, और विटामिन डी में भी आपके बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे। स्टूडेंट, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर दी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉन रीजनिंग। मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट इंक्लूड द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टेकिंग एंटी रिजेक्टिंग मेडिकेशन, इम्यूनोसप्रेसेंट। वो मेडिसिन्स कभी कभार जब आपकी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं, डॉक्टर्स देते हैं या फिर सर्जन्स देते हैं पेशेंट को, कि वो बॉडी में किसी भी चीज़ को वो रिजेक्ट ना कर पाए। नीडिंग टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग द डोनेटेड किडनी। इन ड्रग्स की वजह से डोनेटेड किडनी रिजेक्ट हो जाती है, बिकॉज इम्यूनोसप्रेसिव इनवाइट सम अदर ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस टू एंटर द बॉडी ड्यू टू सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जब आपका सप्रेस्ड रहेगा उन दवाइयों की वजह से जो आपने ड्रग्स लिए हैं, तो फिर जो इन्फेक्शंस जो नहीं होने, जिन पे इम्यून सिस्टम का कंट्रोल था, वो खो देगा इम्यून सिस्टम, और फिर आपकी बॉडी में डिजीज़ और बैक्टीरिया आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मैनी सब्सटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो इंक्लूड लाइक ब्लड क्लॉट्स, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करते हैं, एंड ब्लीडिंग, leaking from a blockage of fluid that links the kidney to the bladder or ureter, death, heart attack and stroke etc. ये तीनों conditions भी आ सकती हैं rare conditions में। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया, हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन। वैसे मैंने बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन मैं बताऊँ ट्रीटमेंट आप नहीं लिखे, दैट विल ऑल्सो बी गुड फॉर यू। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया भी आप एक बार बुक से पढ़ लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसका रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए। वैसे आप ही सिम्टम्स तक लिख लेंगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ट्रीटमेंट एक बार पढ़ लें, क्या पता वो एमसीक्यू में आपका कुछ निकल जाए, लेकिन बस ये सिम्टम्स तक कर लें, दैट विल बी इनफ फॉर यू। तो इसका आंसर है हाइपोथर्मिया इज़ डेंजरसली लो बॉडी टेम्परेचर। हाइपो का वर्ड निकला है लो से, और हाइपर का निकला है हाई से। तो हाइपोथर्मिया में ये होता है आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत बहुत गिर जाता है, 35 डिग्री से नीचे गिर जाता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, आप सबको ही पता होगा। जब 35 से ही गिर गया तो सोचो कितना कम होगा। उसके गिरने के चक्कर में हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्लो शैलो ब्रीथिंग, कन्फ्यूजन एंड मेमोरी लॉस, ड्रॉजीनेस यानी चक्कर खा जाना, एग्जॉशन, सर्ड और मेंबल स्पीच, भुगला भुगला के बोलना, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड फम्बलिंग हैंड, स्टम्बलिंग स्टेप, स्लो वीक पल्स। आप बस स्लो वीक पल्स तक लिख लें, दैट विल बी इनफ फॉर यू। ट्रीटमेंट यहाँ आपके सामने लिखी है, किसी ने कॉपी करनी हो तो कर ले, सिम्टम्स तक इनफ है, इतना ज़्यादा भी आप नहीं लिख के आ जाएं कि वो चेकर पढ़ते पढ़ते ही सो जाए, यहाँ तक सही होगा आपके लिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे के सारे 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इनमें ये भी बता दिए कि रीजनिंग कौन सा और नॉन रीजनिंग कौन सा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, जब आप हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा, मैं आपको सारे चैप्टर के आंसर्स करवा लूँगी। फिर मैं आपको ये भी साथ बताऊँगी कि नॉन रीजनिंग कौन से अलग से आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर में सबसे आसान, ज़ूलॉजी में सबसे आसान चीज़ रीजनिंग होती है। बुक के क्वेश्चंस कर लिए, रीजनिंग आराम से निकल जाते हैं, और लॉन्ग होते हैं आपके मॉडल पेपर और बुक के लग जाते हैं आराम से, लेकिन नॉन रीजनिंग बहुत मुश्किलों से लगते हैं, बच्चे उसमें ही फंस जाते हैं। तो मैं एंड में आपको वो भी बता दूँगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई होप कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस ले आऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।